हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज आप सभी का सामान्य ज्ञान की इस नए क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में देखेंगे बिहार पुलिस रिलेटेड सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम में आपको देखने को इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था। तो याद रखिएगा, 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो है किस जेल में भेजा गया था। तो याद रखना है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांकीपुर जेल। 9 अगस्त 1942 को पटना के कलेक्टर डब्ल्यू जी आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर सूर्यवंश की स्थापना की थी किसने, याद रखेंगे, कनौज बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में। याद रखेंगे, शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो कनौज के युद्ध में जो है पराजित करके जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है सूर्यवंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो याद रखिएगा 1540 ईस्वी में। बिलग्राम के युद्ध के समय जो है 1540 ईस्वी में जो है सूर्यवंश की स्थापना की थी। चलिए नोट्स के माध्यम से समझेंगे। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से हराकर दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य सूर्यवंश की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार में तीन कठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि को कितना भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो याद रखिएगा, कितना भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो याद रखेंगे 20/3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंपारण में प्रति बीघा 20 कट्ठा भूमि पर 3 कट्ठा नील की खेती करना गोरे बागानों मालिकों ने अनिवार्य कर रखा था। इसी के विरुद्ध में 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी ने जो है चंपारण 1917 का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने वर्ष 1937 में प्रांतीय सरकार के गठन के समय पदभार संभाला था। तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है, राम दयालु सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1937 के प्रांतीय सरकार के गठन के बाद जो है समय और याद रखेंगे, गठन के बाद जो है समय पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व 1937 में प्रथम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह ने बने थे। याद रखेंगे, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, राम दयालु सिंह बने थे। आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए थे जिसका औपचारिक गठन 1934 में पटना में हुआ था। तो याद रखिएगा, औपचारिक गठन 1934 में पटना में हुआ था किसका। तो याद रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव का जो है 1934 में जो है पटना में हुआ था। औपचारिक गठन कहाँ हुआ था, पटना में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस पार्टी की औपचारिक बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव प्रकाश नारायण बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी को राजगीर से बदलकर अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, राजगीर से बदलकर अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र में स्थापित किसने किया था। तो याद रखेंगे, उदयन ने जो है स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी राजगीर से वहां स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में
चूना पत्थर लिमस्टोन का सबसे बड़ा और समृद्ध भंडार पाया जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा समृद्ध भंडार पाया जाता है कहाँ? तो याद रखेंगे रोहतास में पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योगों में होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा चूना पत्थर का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? रोहतास में, जिसका उपयोग क्या चीज़ में होता है? सीमेंट उद्योगों में होता है। रोहतास और कैमूर की विंध्याचल क्रम की चट्टाने में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी कारण यह बंजारी और डालमियानगर याद रखेंगे, डालमियानगर में सीमेंट कारखाने स्थापित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, जहां दोनों ही प्रकार की चरम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है? याद रखेंगे, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, जहां दोनों ही प्रकार की चरम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है? तो याद रखेंगे गर्म जिला कौन सा है, भले ठंडा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे गया जो है सबसे ठंडा जिला है, जहाँ दोनों प्रकार की चरम जलवायु की परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है, याद रखेंगे, जहां दोनों प्रकार की चरम जलवायु पाई जाती है। नोट्स में समझेंगे। कर्क रेखा से निकटता और पथरीली भूमि के कारण गया जिला बिहार का सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा जिला माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर लिटरेसी रेट पूरे राज्य में सबसे अधिक 73.37% दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे किस जिला में दर्ज की गई है? तो रोहतास में दर्ज की गई है। रोहतास जिला बिहार में पुरुष और महिलाओं दोनों ही साक्षरता दरों में सबसे शीर्ष पर है। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया जिला की है। याद रखेंगे, सबसे कम साक्षरता किस जिला की है? तो पूर्णिया जिला की सबसे कम साक्षरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित रामनगर दून की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर आंकी गई है? तो याद रखिएगा, रामनगर दून की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई जो है कितनी मीटर आंकी गई है? तो आपको याद रखना है 240 मीटर जो है आंकी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 240 मीटर। रामनगर दून शिवालिक पहाड़ियों का दक्षिण हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 240 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वर्ष 1908 के ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड के मुख्य आरोपी खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड के मुख्य आरोपी खुदीराम बोस को जो है किस तिथि को फांसी दी गई थी? याद रखेंगे 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11 अगस्त 1908। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार में कोसी नदी गंगा नदी के साथ किस जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर आकर मिलती है? तो याद रखिएगा, किस जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर आकर मिलती है? तो आपको याद रखना है, कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर जो है आकर मिलती है। क्वेश्चन 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कटिहार जिले के कुर्सेला के समीप गंगा नदी में जो है समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, कर्नाट वंश का वह अंतिम राजा कौन था जो 1324-25 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय नेपाल भाग गया था? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय नेपाल भाग गया था। कौन? तो याद रखेंगे, हरि सिंह देव जो है 1324-25 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय जो है नेपाल भाग गया था, हरि सिंह देव। याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण से कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव पराजित होकर नेपाल की ओर पलायन कर गए, जिससे मिथिला में कर्नाट वंश समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने वर्ष 1908 में सोनपुर में आयोजित बैठक में पदभार संभाला था। तो याद रखिएगा 1908 में सोनपुर में आयोजित बैठक में पदभार संभाला था किसने, तो याद रखेंगे नवाब सरफराज हुसैन खान जो है पदभार संभाला था। 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष सभापति बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा विधान परिषद की पहली अध्यक्ष सभापति बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त है, तो याद रखेंगे राबड़ी देवी को प्राप्त है। क्वेश्चन 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राबड़ी देवी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1920 में पटना में किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा 1920 पटना में किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है मजहरुल हक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजहरुल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा दान की गई भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार के किस स्थान पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कहाँ की गई थी, याद रखिएगा बिहार शरीफ में की गई थी। पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार के किस स्थान पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा बिहार शरीफ में जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के राजा गोपाल ने आधुनिक नालंदा जिले के बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय और बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। याद रखेंगे बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय के समय ही जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है निर्माण करवाया गया था। यह कब करवाया गया था, तो पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल के द्वारा जो है करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली बलथर मिट्टी का रंग लाल पीला क्यों होता है तथा यह किस क्षेत्र में मिलती है। तो याद रखिएगा बलथर मिट्टी का रंग लाल पीला क्यों होता है, तो आपको याद रखना है लाल पीला क्यों होता है, तो लौह तत्व आयरन की अधिकता के कारण जो है कैमूर लौह तत्व आयरन की अधिकता के कारण जो है रंग जो है इसका लाल पीला होता है तथा यह किस क्षेत्र में मिलती है, तो कैमूर सीमांत पर जो है मिलती है। चलिए नोट्स के माध्यम से समझेंगे। बलथर मिट्टी कैमूर और छोटा नगर पठार के मिलन स्थान पर पाई जाती है। कंकरीली और लौह युक्त होने के कारण इसका रंग जो है लाल पीला होता है। याद रखिएगा कंकरीली और लौह युक्त होने के कारण जो है इसका रंग जो है लाल पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात 876 महिला प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया है। तो याद रखेंगे लिंग अनुपात 876 महिला प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया है किस जिले में, तो याद रखेंगे मुंगेर जिले में जो है दर्ज किया गया है। कब किया गया है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर। याद रखेंगे मुंगेर का लिंग अनुपात सबसे कम है 876 है, जबकि बिहार में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। जिले का 1021 दर्ज किया गया है। याद रखें गोपालगंज जिले का जो है लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है, 1021 जो है दर्ज किया गया है। 876 जो है मुंगेर जिला का दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष औपचारिक रूप से वन्य जीव संरक्षण के तहत स्थापित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण के तहत स्थापित किया गया था 1989 में किया गया था। क्वेश्चन 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1989 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। याद रखेंगे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, याद रखना है आप सभी को। राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे आ रहा है, मौर्य काल के दौरान नगर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल कितने सदस्यों का एक मंडल होता था? तो सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सदस्य का एक जो है पर मंडल होता था? तो आपको याद रखना है 30 सदस्य का एक मंडल होता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में विभाजित था। याद रखेंगे 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में विभाजित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, बिहार शरीफ में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी का संबंध मुख्य रूप से किस सूफी सिलसिले से था? तो याद रखेंगे किस सूफी सिलसिले से था? तो याद रखेंगे फिरदौसी सिलसिले से संबंधित था। फिरदौसी सिलसिला से संबंधित था। याद रखेंगे बिहार में सूफी धर्म के फिरदौसी सिलसिले का सबसे व्यापक प्रभाव रहा, जिसके सबसे महान संत मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में पटना में द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो वह याद रखना है किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। मजहरुल हक ने सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम से इस अखबार को शुरू किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता और आज़ादी की अलख जगाई जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र बिहार के किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र जो है बिहार के किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है भागलपुर और बांका के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर और चंपा के अंतर्गत आता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसका क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और बांका तथा मुंगेर का कुछ हिस्सा जिलों में फैला हुआ था। याद रखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसका क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और बांका तथा मुंगेर का हिस्सा जिलों में फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, बिहार के रोहतास जिले का आमझौर क्षेत्र पूरे भारत में किस खनिज के विशालतम भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो विशालतम भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे पाइराइट्स। देश का लगभग 95% पाइराइट्स गंधक का स्रोत रोहतास के आमझौर में संचित है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल और उर्वरक बनाने में होता है। याद रखेंगे देश का लगभग 95% पाइराइट जो है गंधक का स्रोत है, रोहतास के आमझौर में संचित है। याद रखेंगे कहाँ संचित है? रोहतास के आमझौर में संचित है। इसका उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और उर्वरक बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे उर्वरक बनाने में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार के राज्यपाल के राज्य में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो बिहार के राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो याद रखेंगे आप सभी अनुच्छेद 213 के तहत जो है इन्हें प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत और देश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब सदन सत्र में न हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार के किस भौतिक विभाजन या पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूरे राज्य में सबसे अधिक लगभग 874 मीटर है? तो बिहार के किस भौतिक विभाजन या पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूरे राज्य में सबसे अधिक लगभग 874 मीटर है? तो याद रखेंगे सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी की जो है औसतन ऊंचाई जो है लगभग 874 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिमी में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक का हिस्सा। याद रखेंगे सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक का हिस्सा है और यह बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद वर्ष 1968 में बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है भोला पासवान शास्त्री थे। 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। याद रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री थे 1968 के समय। 29 जून 1968 के समय जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध लोकनाट्य फोल्क थिएटर विधा की रचना बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने की थी? तो याद रखिएगा किसने? तो विदेशी। याद रखें, बिहार के किस प्रसिद्ध लोकनाट्य फोल्क थिएटर विधा की रचना की थी? तो याद रखेंगे बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने की थी। विदेशियाँ प्रसिद्ध लोकनाट्य की जो है रचना की थी। किसने की थी? तो भिखारी ठाकुर ने की थी। भिखारी ठाकुर को विदेशियाँ नाटक पुरुषों के पलायन और महिलाओं के सामाजिक दर्द पर आधारित सबसे लोकप्रिय भोजपुरी लोकनाट्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA का मुख्यालय पटना में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो BIADA की मुख्यालय पटना में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना जो है 1974 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बियाडा की स्थापना राज्य में उद्योगों को भूमि आवंटित करने और औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 1974 में की गई थी। बियाडा की स्थापना राज्य में उद्योगों की भूमि आवंटित करने और उद्योगों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को जो बढ़ावा देने के लिए जो है 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कोपेन्स क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका अधिकांश भाग जो है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे CWG के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 31 का C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का क्षेत्र गंगा के मैदानी भाग CWG उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत जलवायु के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गंगा नदी बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान के समीप से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा यह कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे यह कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो चौसा बक्सर से प्रवेश 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। याद रखेंगे गंगा नदी जो है बक्सर के चौसा से बिहार में जो है प्रवेश करती है और राज्य के 12 जिलों में प्रवाहित होती हुई कटिहार के रास्ते बाहर निकलती है। क्वेश्चन 32 का जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौसा बक्सर से 12 जिले से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप 1787 में किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे भव्य स्वरूप 1787 में किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था 1787 ईस्वी में। याद रखेंगे बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप 1787 में किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे इंदौर की मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने गया की इस प्राचीन विष्णुपद मंदिर का काले पत्थरों से जीवन उद्धार कराया था। याद रखिएगा किस पत्थर से कराया था? तो काले पत्थरों से जो है जीवन उद्धार कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 1956 के राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के समय बिहार के किस प्रमुख हिस्से को पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। याद रखेंगे पुरुलिया मानभूमि और
पूर्णिया का कुछ भाग को जो है बंगाल राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट्स के माध्यम से समझेंगे। राज्य में पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मानभूम जिले का पुरुलिया हिस्सा और पूर्णिया की कुछ बंगाली भाषा तहसील पश्चिम बंगाल को सौंप दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था कब? तो याद रखेंगे 2018 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट्स के माध्यम से समझेंगे। अक्टूबर 2018 में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को आधिकारिक तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जीआई टैग दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था? याद रखना है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था? तो याद रखिएगा आप सभी 50% आरक्षण देने वाला जो है भारत का जो है बिहार जो है पहला राज्य बना था। याद रखेंगे महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय निकायों के सभी पदों पर 50% का ऐतिहासिक आरक्षण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आ रहा है, बिहार के किस सुदूर उत्तर पूर्वी जिले में बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे पहले और पूरे राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा दर्ज की गई थी? दर्ज की जाती है। याद रखना है मानसून। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। बिहार के सुदूर उत्तर पूर्वी जिले में बंगाल की खाड़ी मानसून से सबसे पहले और पूरे राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा दर्जा की जाती है। तो यह सर्वाधिक औसत वर्षा दर्जा की जाती है किस जिले में? तो आपको याद रखना है किशनगंज जिले में दर्ज की जाती है। हिमालय के तराई और बंगाल की खाड़ी से निकटता के कारण किशनगंज जिला बिहार में सबसे अधिक औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। याद रखें 150 प्लस औसत बता रहा है। 150+ सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? याद रखेंगे किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है कि जो है बंगाल की खाड़ी से मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस जिले पे दिखाई देता है? किशनगंज जिले पे दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, उत्तर बिहार की वह कौन सी सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी है जो चंपारण की पहाड़ियों सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर खगड़िया के पास गंगा में मिलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर खगड़िया के पास गंगा में मिलती है बूढ़ी गंडक नदी। याद रखेंगे कौन सी नदी मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे बूढ़ी गंडक नदी पूरी तरह बिहार पश्चिम चंपारण के चौतरवा चौर से निकलती है। इसका मार्ग अत्यधिक टेढ़ा मेढ़ा बिस्पी है और यह बहुत तेजी बहती है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के उम्मीदवारों के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो एससी के उम्मीदवारों के लिए जो है कुल कितने सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 38 सीटें जो है आरक्षित रखी गई हैं। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है, जबकि केवल 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है आरक्षित है। कटोरिया और मनिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है एसटी के लिए आरक्षित है। याद रखेंगे 2 सीटें किसके लिए आरक्षित है? कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और एससी जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जा रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले के सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा, सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। किस जिले में? तो आपको याद रखना है, जमुई जिले में जो है सोना होने का जो है अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र में भारत के कुल संभावित स्वर्ण भंडार का लगभग 44% हिस्सा अयस्क के रूप में दबे होने की पुष्टि हुई है।